Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Study Mantra. So we were doing unit number 4 chemical bonding. In chemical bonding we have done the basic portion and resonance term. Clear? So resonance term, after resonance term we will discuss dipole moment and whisper theory. So first I am discussing dipole moments. So starting dipole moment. Dipole moment. Let us consider a covalent bond. This is a covalent bond, and you know the covalent bond is made up due to sharing of electron. I'm taking another example. This is also covalent bond. Why? Because one electron of chlorine and one electron of this chlorine, they share one electron and complete their octet, and this type of bond is known as covalent bond, means the bond which is formed due to sharing of electron. So here sharing of electron ho rahi hai and this is a covalent bond. Now you can see covalent bond, it is also of two types. First non-polar and second polar. Actually three types hydrogen bonding भी इसी में आती, but non-polar and polar. So non-polar क्या है कि here you can see two hydrogen atom is there and both have same electronegativity, means they have same strength. ठीक है, उनके पास same strength है इलेक्ट्रॉन को खींचने की. So इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा, it will be in between these two hydrogen atom. Clear? But if there is, consider the next example of HCl, and here you can see chlorine is the electronegative element. It belongs to the fluorine family, which is the most electronegative family. So chlorine is more electronegative than हाइड्रोजन. क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से. सो क्लोरीन हैज़ लास्ट टेंडेंसी या मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. क्लोरीन हैज़ मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट this shared pair of electron towards itself. So what will happen? See, ये electron as it is नहीं होते कि ये electrons हैं. You know, this is found in the form of electron cloud. Okay, electron cloud के रूप में होता है. So electron cloud है in between hydrogen and chlorine. क्लोरीन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन को, मीन्स अपने इलेक्ट्रॉन को तो खींचेगा ही, इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचेगा. तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इट विल बी मोर टुवर्ड्स क्लोरीन की तरफ हो जाएगा. ओके, अब क्योंकि ये पूरे तरीके से नहीं हुआ, आयनिक बॉन्ड में आप क्या समझते हो? आयनिक बॉन्ड में किसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसने वन इलेक्ट्रॉन ले लिया. दिस इज आयनिक बॉन्ड. कंप्लीटली इसने दे दिया, ट्रांसफर कर दिया वन इलेक्ट्रॉन का, और इसने कंप्लीटली जो है एक्सेप्ट कर लिया वन इलेक्ट्रॉन, एंड दैट्स व्हाई दे गेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, एंड दिस इज आयनिक बॉन्ड. बट हियर यू कैन सी दिस इज पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो रहा है. जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो थोड़ा सा मोर टुवर्ड्स कहाँ जा रहा है? क्लोरीन की तरफ. इट इज टुवर्ड्स क्लोरीन की तरफ है. तो यहाँ पर जो चार्ज आएगा स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव. पूरे तरीके से क्लोरीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींचा, थोड़ा खींचा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ, तो इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो नाउ इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? दिस इज पोलर बॉन्ड एंड दिस इज पोलर कंपाउंड. वाई पोलर? क्योंकि इसमें पोल्स हैं. कितने पोल्स हैं? 2 पोल्स हैं. These are dipoles. Di mean दो, poles mean poles. One positive pole and second negative pole. ठीक है, तो यहाँ पर dipoles हैं. अब इस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को मेजर करने के लिए कि इस बॉन्ड में कितनी पोलैरिटी है, we introduce one quantity
टू मेजर द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड इज नोन एज डायपोल मोमेंट। उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? डायपोल मोमेंट। Dipole moment is represented by mu. It is equal to charge q multiplied by distance between these two atoms. इन दो एटम्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है उसके ऊपर प्लस इनके ऊपर कितना चार्ज है उसके ऊपर ये डिपेंड करती है। तो द फॉर्मूला ऑफ डायपोल मोमेंट इज q इंटू डी। क्लियर? तो इनमें कितना पोलैरिटी है वो इससे पता लग जाएगा। जितनी ज्यादा वैल्यू निकलेगी डायपोल मोमेंट की उतना ही ये बॉन्ड पोलर होगा। नाउ एज यू नो द यूनिट ऑफ क्यू इज कूलम। डिस्टेंस आप मीटर में ले सकते हो, सेंटीमीटर में ले सकते हो। क्लियर? डायपोल मोमेंट की एक और यूनिट है विच इज कॉल्ड डेबाई। डेबाई 1 डेबाई इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम सेंटीमीटर। तो अगर आपसे आंसर जो पूछा है डायपोल मोमेंट का, अगर ये कूलम सेंटीमीटर में है तो आप उसको एज इट इज निकाल देना, एंड इफ दे आर आस्किंग इन डेबाई देन उसको 3.3 इंटू 10 टू द पावर -30 से मल्टीप्लाई कर देना। सिंपल है, आपको चार्ज की वैल्यू गिवन होगी, आपको डिस्टेंस की वैल्यू गिवन होगी, एंड क्या पूछेंगे? डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट आप निकाल देना। ठीक, ओके। तो बेटा आपसे म्यू जो है तब निकालना पड़ता है आपको जब आप किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड का, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड का आयनिक कैरेक्टर निकालते हो। तो जो आयनिक कैरेक्टर आपका निकालने का तरीका होता है परसेंटेज, उसका भी फॉर्मूला लिख लो। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल इज इक्वल टू ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट अपॉन calculated dipole moment multiplied by 100। ओके, तो इससे हमें क्या पता लग जाता है कि किसी भी कोवेलेंट, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में कितना आयनिक कैरेक्टर है। कैसे? लेट्स डू वन एग्जांपल। Calculate the percentage ionic and covalent character, ionic साथ में कोवेलेंट भी बोला है, ये हमें कैलकुलेट करना है, of HF molecule having bond distance। HF molecule का है bond distance is given 0.92 angstrom and dipole moment is given 1.72 dBi। अब एक चीज और याद रखना कि ऑब्जर्व्ड की तो वैल्यू आपको हमेशा गिवन होगी। ठीक है, हमें अगर आयनिक कैरेक्टर निकालना है तो हमें नीचे वाली वैल्यू यानी कैलकुलेट डायपोल मोमेंट, तो वहां पर हमें डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट करना होगा। डायपोल मोमेंट का मैंने क्या फॉर्मूला बताया है? म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू टी। ठीक है, अब बेटा 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो आपने लिया हो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पर जो हम यूनिट लेंगे कूलम न लेकर के लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU। क्या लेंगे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्लियर? विच इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा? 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। हमें हमेशा चार्ज ESU में लेना है, प्रिफर करना है। सेम एज डिस्टेंस जो हमें लेनी है सेंटीमीटर में लेनी है। क्लियर? ठीक है, तो
तो ये दो चीज़ें आप याद रखोगे। आपने चार्ज ESU में लेना है एंड डिस्टेंस आपने सेंटीमीटर में। और क्योंकि जो HF मॉलिक्यूल है इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तो उसका ही दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की बात हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की बात हो रही है, पार्शियल ट्रांसफर की। तो वहां पर आप एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसके इक्वल होता है 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। याद रखना इस चीज को। क्लियर? चलो अब हम कैलकुलेट करें, अपना कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का, क्या फॉर्मूला है? दैट इज इक्वल टू ऑब्जर्व म्यू अपॉन कैलकुलेटेड म्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ये वैल्यू तो मुझे गिवन है 1.72 डिवाइड, ये वैल्यू मुझे निकालनी है। चलो निकालते हैं। तो कितना होगा? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 4.8 इंटू 10⁻10। डिस्टेंस कितनी गिवन है? 0.92। 0.92 इंटू 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर? इट इज 10⁻8 सेंटीमीटर। कितना होता है? 10⁻8 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो पावर को तो हम 10⁻18 लिख देते हैं और इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेती हूँ, 0.99 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 हटा देती हूँ। सो इट इज 436, 36,734 है ना? कितना आ रहा है? 432 अप्रॉक्सीमेट, इतना ही आ रहा है ना? 43212 4.32 इंटू 10⁻18। किसमें? आपका ये वैल्यू किसमें आई? आपकी ESU सेंटीमीटर में। एक चीज और याद रखना, 1 डिवाइड इज इक्वल टू कितने ESU सेंटीमीटर होता है? 10⁻18। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 4.32 डिवाइड लिख सकती हूँ। लिख सकती हूँ ना? देखो यहां से देख लो वैल्यूज, लिख सकते हो ना? 4.32 डिवाइड, क्यों? 1 डिवाइड इज इक्वल टू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। तो अब देखो बेटा, ये हमारी ऑब्जर्व वैल्यू हो गई और ऑब्जर्व वैल्यू हमारे पास है, कैलकुलेटेड भी मिल गई। अब हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल लेंगे। तो 1.72 4.32 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपका कितना आएगा? आई थिंक, चलो देख लेते हैं। 3 टाइम्स 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, 172 ना, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, 4 3 सा 12, 4 2 424। चलो 8 टाइम देखते हैं, 9 टाइम देख लेते हैं। 9 2 सा 18, 9 3 सा 27, 28 हो गया, 36 तो 38 हो गया, 39 पॉइंट समथिंग आएगा। तो सपोज ये 39% आपका आ गया। क्लियर? ये 100 है ना, तो मैं परसेंट को लिख सकती हूँ ना 100 में। तो मेरा जो आयनिक कैरेक्टर आ गया वो अप्रॉक्सीमेट कितना आ गया? 39 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा था परसेंटेज। क्लियर? तो ये मेरा आयनिक कैरेक्टर आ गया। अब आपसे कोवेलेंट भी पूछा है तो 100 में से माइनस कर दो, वो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। क्लियर? बहुत इजी न्यूमेरिकल आता है। क्या पूछते हैं? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट अपॉन कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑब्जर्व की वैल्यू हमेशा आपको गिवन होगी। कैलकुलेटेड की जो आपने करना है म्यू इज इक्वल टू क्यू, जो आपने हमेशा लेना है वो लेना है ESU में, विच इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 4.8 इंटू 10⁻10 ESU।
डिस्टेंस आपको गिवन होगी एंगस्ट्रॉम में या किसी में भी गिवन हो, आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, आपका आंसर आ गया। अब ये डबाई में निकालना है, क्यों, ये भी डबाई में है। 1 डबाई इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर होता है, तो ये 1 के इक्वल हो गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 4.32 डबाई। अब दोनों वैल्यूज को रख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आपका निकल आया। सो दिस इज डायपोल मोमेंट। क्लियर हो गया डायपोल मोमेंट आपको। अब इससे रिलेटेड अपने न्यूमेरिकल्स जो है वो आप करके देख लेना। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एप्लीकेशन करेंगे डायपोल मोमेंट की। सबसे पहले एप्लीकेशन या कुछ कंपाउंड्स में एप्लीकेशन। सपोज आपको कुछ कंपाउंड्स गिवन है, देखो डायपोल मोमेंट है, आपको पता है कि इसमें डायरेक्शन भी है, और अगर डायरेक्शन जिसमें होती है तो वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आपसे पूछते हैं, सपोज कुछ मॉलिक्यूल दे दिए, ये दे दिए, और आपसे पूछा कि क्या डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा या नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्या होगा, तो वहाँ आप ये देखना, देखो जो आपको एरो लगाना है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये ऐसा एरो लगाना है। इसका मतलब क्या है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी तरफ ये पॉइंट रखना है, ठीक है, जो कम है उसकी तरफ ये पॉइंट। अब जैसे बेरिलियम एंड क्लोरीन, तो आपको पता है फ्लोरीन फैमिली सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव फैमिली है, तो मैं ये एरो ऐसे लगाऊंगी, इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन जो है मेरे क्लोरीन खींचेगा। सेम एज इस तरफ लगाऊंगी, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब नाउ टेल में, आप वेक्टर में जब ऐसी सिचुएशन आती है, अपोजिट वेक्टर होते हैं, तो वो आपके क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, तो यहाँ पर कैंसिल कैंसिल एंड म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। क्लियर इट इज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, BF3 एरो लगाओ, सो दिस इज एरो, ऐसे ही लगेगा। जितने भी आपके एरो हैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अभी आपने स्ट्रक्चर नहीं किए, अभी आपको स्ट्रक्चर भी कराऊंगी वेस्टर थ्योरी में, तो आपको एक ही पॉइंट दिमाग में रखना है कि जो आपके सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जितने भी आपके सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हैं, वो सब के लिए आपने म्यू को 0 रखना है। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं लोन पेयर वाले एग्जाम्पल पे। वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो यहां भी वही चीज है, कैंसिल आउट। क्या वाटर में भी ऐसा होगा, नहीं, क्यों नहीं, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एरो ऐसा बनेगा, यहां से एरो ऐसा बनेगा। लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, यहाँ भी आपने एरो ऐसा ही बनाना है, और यहाँ भी एरो ऐसा बनाना है। अब जरा वेक्टर को जरा देखो, एक ही डायरेक्शन में जो जा रहे हैं वो सारी वैल्यूज आपस में प्लस होती है ना, तो यहाँ पर म्यू जो होगा कैन नॉट बी 0, 0 के इक्वल नहीं होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। और एग्जाम्पल है, अमोनिया, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। यहां पर देखिए, यही एरो बनेंगे। चलो, इसके लिए म्यू कैन नॉट बी 0 होगा, प्लस हो जाएंगे सारे। यहां पर देखिए, अब यहां पर जा तो रहे, 3 नीचे जा रहे हैं इस डायरेक्शन में और एक ऊपर, तो अगर मैं बोलूं कैंसिलेशन हो जाएगा सबका, तो कैंसिलेशन पूरे तरीके से नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम कि किसका पावर ज्यादा है। क्लियर।
तो म्यू की कुछ ना कुछ पूरे तरीके से कैंसिलेशन तो यहाँ नहीं होगा, कुछ ना कुछ म्यू की वैल्यू यहाँ भी होगी और कुछ ना कुछ म्यू की वैल्यू वहाँ यहाँ भी होगी। तो अगर मुझसे पूछा जाए किसमें ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस है, बिल्कुल ऑब्वियस है कि μ1 विल बी ग्रेटर देन μ2। इसमें आपका डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू दिस वन। वाई? क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज जो है वो प्लस हो रही हैं और इसमें वैल्यूज जो हो रही हैं वो माइनस हो रही हैं। क्लियर? एक और आता है सिस एंड ट्रांस वाला सिस्टम। ठीक है, यहां भी आप समझ जाओगे, लगा हुआ है वो। ओके, अब यहां लगाएं। ओके, ये देखो, तो यहाँ पर जो ट्रांस की वैल्यू है, ये ट्रांस है जब आपके सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और ये सिस फॉर्म है जब सेम ग्रुप आपके सेम पोजीशन पर होते हैं। अब यहाँ पर आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने स्ट्रक्चर है और आप खुद से सोचो किसके लिए वैल्यू आपकी ज़ीरो होगी और किसके लिए वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। जस्ट थिंक अबाउट इट। आई थिंक आपको आंसर मिल गया। तो इस तरह के बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे और वो सारे एग्जाम्पल आपने करने हैं। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। नाउ we will move towards the next theory, that is whisper theory. So whisper theory जो है पहले उसको लिख लेते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? विस्पर थ्योरी। विस्पर थ्योरी क्या है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, तो ये थ्योरी किसने दी थी? सिडविक एंड पावेल ने। क्लियर? सबसे पहले आपकी ऑक्टेट रूल आया था जो मैंने आपको पहले बताया था, और मैंने कहा था ऑक्टेट रूल आपका आगे फॉलो नहीं हुआ। क्यों नहीं फॉलो हुआ? उसका रीज़न था, क्यों? क्योंकि सारी जगह जो है वो आपका ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा था। फिर वैस्पर थ्योरी आई। पहले तो इसका मतलब समझो। वी का मतलब है वैलेंस। वैलेंस का क्या मतलब है? लाइक सोडियम है, दैट इज 281। सो दिस इज वैलेंस सेल। इस सेल को, थर्ड सेल को, आउटर सेल को हम क्या कहेंगे? वैलेंस सेल। इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो ये जो वैलेंस सेल में, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन होता है, क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग में बेटा हमें इनर ऑर्बिटल्स की जरूरत नहीं होती। बॉन्डिंग में वी ओनली यूज आउटर ऑर्बिटल्स। तो नेचुरल है कि आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही यूज होंगे। ठीक है, यही बॉन्ड बनाएंगे और इन्हीं के बॉन्ड की वजह से अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन 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 है तो सारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं, आपको पता है, तो उनके बीच में रिपल्शन होगा। कैसे होगा अभी मैं डिस्कस करती हूँ। तो ये पूरी थ्योरी जो है वो आपकी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के ऊपर डिपेंड है कि कैसे उनमें रिपल्शन होता है। ठीक है, चलो अब जब भी कोई बॉन्ड बनता है, सपोज मैं एक बॉन्ड ले रही हूँ तो ये बॉन्ड फॉर्म होता है, तो इसमें क्या होगा कि एक के साथ ये बी जो है वो कंबाइन करके बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर? क्या करेंगे? वो आपके कंबाइन करके बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर? तो बेटा जब बॉन्ड बनाएंगे तो ये सेंटर एटम की तरफ अप्रोच करेंगे, उसकी तरफ पास आएंगे। अब देखो, इसकी भी सेल में इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उनके बीच में कहीं ना कहीं रिपल्शन होगा। वाई? बिकॉज दे आर सेम चार्जेस, निगेटिवली चार्जेस, तो उनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो वो एक ऐसी पोजीशन ले लेते हैं जहां पर मिनिमम रिपल्शन हो।
अब देखो बेटा, सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ CH4 वाटर। ओके, CH4 का आपने स्ट्रक्चर 10th में भी बनाया हुआ है, अगर आपको याद हो तो। 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करके, रिमेम्बर, बनाया हुआ ना। ठीक है, तो जब ये मॉलिक्यूल बनता है, अच्छा वाटर का भी हम बना देते हैं। मीन्स ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन तो वो यूज कर लेता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, 2 लोन पेयर रह जाते हैं। तो बेटा ये जो आपके वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना लेते हैं, इनको हम कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो नहीं इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग, उनको हम लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, अब बेटा जब ये बॉन्ड बनेगा तो कार्बन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। हाइड्रोजन एटम इसकी तरफ अप्रोच होगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्योंकि दोनों निगेटिवली चार्ज हैं, निगेटिवली चार्ज क्लाउड हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। उस रिपल्शन की वजह से क्या होगा कि वो चाहेंगे कि हम ऐसी जगह, ऐसी पोजीशन ले लें, ऐसी जगह बॉन्ड बना लें कि जहां पर आपके सबसे कम रिपल्शन हो, तो हमारे ऊपर टेंशन ना आए। क्लियर? तो इस वजह से वो क्या करते हैं, एक पोजीशन ले लेते हैं जहां पर मिनिमम रिपल्शन होता है। ठीक है, तो अगर आपका AB2 टाइप मॉलिक्यूल है तो उसमें मॉलिक्यूल ये जो है, जो B एटम जो इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, वो 180 डिग्री में अरेंज हो जाते हैं। क्यों? उनको पता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस है और यहाँ पर जो होगा मिनिमम रिपल्शन होगा। क्लियर? अगर AB3 टाइप है तो वो 120 की डिस्टेंस में मेंटेन हो जाते हैं। क्यों मेंटेन हो जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है बस यही पोजीशन है जहाँ पर मिनिमम रिपल्शन होगा। ठीक है, सेम एज AB4 में जो एंगल होता है 109 मिनिमम रिपल्शन का। ठीक है, दिस इज AB3, दिस इज AB4, सेम एज AB5, AB6। ठीक है, AB5 में ये एंगल होता है 290 के, 3 120 के। AB6 में क्या होता है 90 एंगल पर, 90 डिग्री में। तो ये जो बॉन्ड पेयर होते हैं, मीन्स जो आपके जो एटम है, तो वो ऐसी जगह, ऐसी पोजीशन ले लेते हैं जहां मिनिमम रिपल्शन होता है। क्लियर? तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है कि जब वो ऐसी पोजीशन ले लेते हैं तो अब बात आती है कि रिपल्शन कब ज़्यादा और कब कम होता है। तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन होती है लोन पेयर, लोन पेयर। अगर किसी मॉलिक्यूल में 2-2 लोन पेयर है तो उनमें सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगी। फिर होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर में। ठीक है, चलो मैं वाटर का एग्जांपल लेकर के समझाती हूँ। यहाँ पर जो है 2 लोन पेयर आपको दिख रहे हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? सिंपल सी चीज़ है बेटा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को कितने एटम कंट्रोल कर रहे हैं? 2 एटम कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल बिटवीन रहेंगे O एंड H के बीच में। तो इनमें यानी कि बॉन्डिंग जो पेयर है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, इनमें रिपल्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये लोकलाइज्ड है, ये फिक्स है, उनकी पोजीशन पता है, ये इधर उधर नहीं भागेंगे। क्या है ये? आपके लोकलाइज्ड है। क्यों लोकलाइज्ड है? क्योंकि इनको 2 एटम ने कंट्रोल किया हुआ है कि यहाँ से मूव मत करना। अब इन लोन पेयर्स को ध्यान से देखो, ये क्या है? सिर्फ एक एटम है जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रहा है। तो ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये लूजली होते हैं और इस वजह से ये कहीं भी भागते हैं और इनमें रिपल्शन ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन किस में होती है? लोन पेयर में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर में। क्लियर हो गया है पॉइंट?
क्लियर? तो ये हो गई आपकी वेस्पर थ्योरम।